सो वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमने पोस्टुलेट्स कर लिए थे हमारे पिछले पार्ट में, अब उसके बेस पे हम प्रॉब्लम्स ट्राई कर रहे हैं। तो आइए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। लेट कैट ऑफ साई 1 इज इक्वल टू 1 0, कैट ऑफ साई 2 इज इक्वल टू 0 1, बोथ आर इन कॉलम। Represent two possible states of two-level quantum system. The state obtained by the incoherent superposition of cat psi1 and cat psi2 is given by a density matrix that is defined as below like this. If C1 is 0.4 and C2 is 0.6, the matrix element raw 2 2. तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप साई 2 कैट साई 2 और बड़ा साई 1 निकालिए, ठीक है, और फिर कैट साई 2 और बड़ा साई 2 निकालिए, ठीक है। तो आपके पास रॉ, आपके पास वैसे भी एक उसने कहा रखा है डेंसिटी मैट्रिक्स है। तो आपको इसके अंदर एलिमेंट्स जो दे रखे हैं वो 2 1 दे रखा है और एक 2 2 दे रखा है। मतलब कि जो 1 1 एलिमेंट और 1 2 एलिमेंट है वो 0 0 है, ठीक है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी, ऊपर आपके पास बनेंगे 0 0 और नीचे आपके पास बनेगा C1 C2, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहा है 2 2 की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो सारा गेम इस बात का था कि आपको क्वेश्चन समझ में आता है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर है, तो आपके पास C2 0.6 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट 2018, अ टू क्वांटम सिस्टम हैज एनर्जी आइगन फंक्शन प्लस माइनस E corresponding to the normalized state cat of psi plus minus at time t is equals to 0. The state is in quantum state. तो क्वांटम स्टेट क्या है, तो 1/√2 कैट ऑफ साई प्लस कैट ऑफ साई माइनस। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट एट t is equals to h/6 एप्सिलॉन इज। तो देखिए आपके पास जब हैमिल्टोनियन ऑपरेट होगा, हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आती है, देखिए साई प्लस माइनस पे जब ऑपरेट होगा तो आपके पास प्लस माइनस E आएगा, ठीक है। ये इंडिविजुअली है। तो आपके पास कैट ऑफ साई 0 जो दे रखा है वो इतना दे रखा है आपको, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट। तो आपके पास जब ये सिस्टम सेम स्टेट में होगा एट टाइम t, तो टाइम t पर पहले हम वेव फंक्शन देखते हैं कैसा होगा, स्टेट कैसी होगी। 1/√2 कैट ऑफ साई प्लस पर माइनस I E t बाई एच कट प्लस कैट ऑफ साई माइनस e टू द पावर I E t बाई एच कट। ओके, सिंपल। अब आगे देखिए, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल बी इन द सेम स्टेट एट t इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी हमने ये पोस्टलेट में देखा था कि आप ये ऐसे सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो पहले ये वैल्यू निकालिए आप, कैट ऑफ साई 0। कैट ऑफ साई 0 को हम क्या करते हैं, साई प्लस साई माइनस, है ना। इधर से आप ये ऑपरेट करेंगे तो आपके पास 1/√2 ओके। अब देखिए, क्योंकि आपके पास, तो ये बात तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपके पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही हैं, तो ये दो स्टेज आपके पास क्या होंगी, ऑर्थो नॉर्मल होंगी, ठीक है। तो ऑपरेट कीजिए, आपके पास कितना आएगा, e टू द पावर माइनस I E t बाई एच कट, और दूसरा आपके पास कितना आएगा, e टू द पावर I E t बाई एच कट, और नीचे आपके पास 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है बता सकते हैं? हाँ जी, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है cos E t बाई एच कट का। ओके, सिंपल। अब हमें इसे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो इसका हम क्या कर देंगे, मॉड स्क्वायर। मॉड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना है, cos स्क्वायर E t बाई एच कट। अब टाइम क्या देखा है इसके अंदर हमारे को, h/6 एप्सिलॉन। तो cos स्क्वायर E बाई एच कट h/6 एप्सिलॉन। सो एच कट h/2 पाई, तो आपके पास कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर π/3। ओके, तो ये कितना बन गया आपके पास 60। cos 60 आपके पास कितना होता है, हाफ। तो ये 1/4 आ गया, 1/4 आपके पास 0.25, तो 2 डेसिमल तक पूछ रहा था वो, ठीक है। तो अब ये देखिए अगले साल जस्ट में ये क्वेश्चन कैसे मोल्ड करके पूछा गया, सिर्फ वही स्टेप्स, ठीक है। बस थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जस्ट ने। तो जस्ट की खास बात है, जैसे आप जानते हैं कि वो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मोल्ड करके डाल देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए सेम रिपीट हुआ है ये। द स्टेट टू स्टेट क्वांटम सिस्टम हैज एनर्जी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस E corresponding to normalized cat states psi plus at time t is equal to 0 state is in quantum state। देखिए वही स्टेट दे रखी है हमें। फाइंड द 10,000 into probability that the system will be in the same state at t is equal to h/6 एप्सिलॉन। तो देखिए इसने टाइम भी चेंज नहीं किया, स्टेट भी चेंज नहीं किया, सिर्फ आपसे यूँ पूछ रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी को 10,000 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया था, 0.25 आया था, और जब हम इसको प्रोबेबिलिटी को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2500 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2500 है, 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपके पास ये टिफर 2013 में आ रखा है। द स्टेट कैट ऑफ साई ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इन ए सर्टेन बेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास कैट ऑफ साई इज इक्वल्स टू 1/√2 0 1/√2। ओके, the operator A corresponding to a dynamical variable A is given in the same basis by the matrix A। तो आपको ऑपरेटर A जो गिवन है वो आपको है 1 1 1 1 2 1 1 1 2। ओके,
If now a measurement of the variable a is made on the system in the state cat of psi, the probability that the result will be +1. ओके, तो आप देखिए पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए आप, ठीक है। आइगन वैल्यूज मैंने पहले निकाल रखी हैं, आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी सही है कि नहीं, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज जो आपके पास आएंगी वो आएंगी 1 और 2 + -√3, ठीक है। तो ऐसी काम मत चलाइएगा, इसको प्लीज निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। उसने कहा है आपके पास +1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, +1 से जो आपके पास आइगन फंक्शन आएगा +1 आइगन वैल्यू से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहां से आपके पास +1 के लिए हम आइगन स्टेट निकाल लेते हैं पहले तो देखिए 1 1 1 1 2 1। अगर आपने आइगन फंक्शन निकाल लिया तो अच्छी बात है, यहां से कंपेयर कर सकते हैं आप। अगर आपसे नहीं निकला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। लैम्डा = 1 A B C, ओके। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे आपके पास कितना आएगा, A + B + C = A। और दूसरे में आपके पास तो A तो B + C = 0। दूसरे में आपके पास आएगा A + B 2B + C = B, ओके। तो ये आपके पास A + B + C = 0 और B + C आपके पास 0 है तो A 0 आ गया। तो एक तो आपके पास A 0 आ गया और इधर से आपके पास आ गया B = -C। तो आपके पास जो A B C जो आइगन स्टेट बनता है फॉर द लैम्डा = 1, वो आपके पास क्या बनता है, A तो 0 है आपके पास, B और C आपके पास ये। तो इसको नॉर्मलाइज के लिए 1/√2 मल्टीप्लाई कर देता हूं बार, तो आपके पास ये नॉर्मलाइज भी हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो इजी है, पोस्टुलेट पे जाएंगे हम और इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे दूसरे आइगन स्टेट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ आइगन स्टेट फॉर आइगन वैल्यू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते, हम आइगन स्टेट जो हमारे पास जैसा आई दे रखा है इसको हम C1 मतलब कि इन कोफिशिएंट्स में आपके पास इन आइगन स्टेट में इसको ब्रेक कर लेते इसके सुपरपोजिशन में +C3/3। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं, देखिए आप कर दें phi1 psi, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी और C1 का आप फिर मॉड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ओके, तो ये आप निकालिए, देखिए phi1 आपके पास ये वैल्यू थी, तो 1/√2 0 1 -1 psi आपके पास क्या था 1/√2 0 1/√2, ओके। तो देखिए इसको ये और आपके पास ये आ गया -1/2, ओके। -1/2 आ गई। तो देखिए इसका हमें क्या करना था, मॉड स्क्वायर भी करना था। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 1/4, ओके। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए, हाँ जी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द हैमिल्टोनियन ऑफ ए 2 लेवल क्वांटम सिस्टम H इज, तो हैमिल्टोनियन जो हमें गिवन है H = ½ h⁻ω 1 1 1 -1, ओके। A possible initial state in which the probability of the system being in that quantum state does not change with time is। तो अब एक बात एकदम ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या कह रहा है ये, a possible initial state in which the probability of the system being in that quantum state does not change with time। तो आपके पास स्टेट टाइम के साथ कब चेंज नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले तो, जब आपके पास मान लीजिए ये H आपके पास ऑपरेट होता है H और साई पे, तो आपके पास आइगन वैल्यू साई आती है। अब जब ये साई आपके पास टाइम के साथ इवॉल्व करता है, ठीक है, जब साई आपके पास टाइम के साथ इवॉल्व करेगा तो हम इसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर से लिखते हैं ना, e⁻⁻⁰ cat of psi, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना, जब ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये ऑब्वियसली देखिए ये आपके पास टर्म 1 हो जाएगी और ये टर्म आपके पास टाइम के इंडिपेंडेंट आ जाएगी, ऑब्वियस है अब ये बात, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन होगा, मतलब ये जो स्टेट होगी, ठीक है, वो आपके पास टाइम के इंडिपेंडेंट तभी आ सकती है जब वो हैमिल्टोनियन की क्या हो, आइगन स्टेट हो, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो आपके पास, मैं इसको वापस से रिपीट करता हूं, आपके पास स्टेट टाइम के इंडिपेंडेंट तभी आ सकती है जब वो हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट हो, ठीक है। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब आप वापस से पढ़िए इस लाइन को, द पॉसिबल इनिशियल स्टेट इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बीइंग इन द क्वांटम स्टेट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये लाइन थोड़ी सी कंफर्टेबल लग रही होगी, ओके। तो अब मैं वो स्टेट लेता हूं, इनिशियली मैं स्टेट ले लेता हूं ये, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वैसे तो देखा जाए ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको वो स्टेट फाइंड करनी है जो कि इस हैमिल्टोनियन की आपके पास क्या हो, आइगन स्टेट हो, ठीक है। तो तभी होगा ना ये चीज, तो ठीक है। तो जब आपके पास टाइम के साथ इवॉल्व होगी, टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो आप पहले तो इसके आइगन वैल्यूज निकालिए, ठीक है। आइगन वैल्यूज कितने आएंगे इसके, ±h⁻ω/√2, ओके। तो अब देखिए हम ये लैम्डा = h⁻ω/√2 के लिए आइगन स्टेट निकालते हैं, h⁻ of psi = h⁻ω√2 cat of psi, ठीक है। तो हम cat of psi1 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक हिंट लेना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे ही कॉस और साइन की फॉर्म में है ना, आप देख लिया होगा आपने ये भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो cat of psi लेता हूँ, ठीक है, वो मैं भी कॉस और साइन थीटा की फॉर्मेट में लेता हूँ। तो सिंपली बस मुझे तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिससे फिर मैं कंपेयर कर लूँ एंड में, ओके। तो बस अब कुछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ इस स्टेटमेंट का काम था, जो एंड में स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, बस उसको समझने की बात थी, ठीक है। अब तो सिर्फ मैथ रह गई है, ठीक है। अगर आप मैथ में आपकी स्ट्रांग है तो अब ये हो जाएगा आपसे। तो h आपके पास ½
एच कट ओमेगा 1 माइनस 1, तो साई ऑफ 1 जैसे कि हमने कॉस थीटा साइन थीटा ज्यूम किया है, ठीक है, एच कट ओमेगा रूट 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, तो देखिए सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है। पहले तो आपके पास ये एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रूट आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर आपके पास दूसरा आपके पास रो क्या बनेगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा 1/√2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करें, तो यहाँ से देखिए आप कंपेयर कीजिए फर्स्ट रो को 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, तो आप देखिए अगर हम इस चीज़ को कॉस π/4 लिख लें, कॉस थीटा प्लस साइन π/4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला नहीं बन गया, फॉर्मूला बन गया आपके पास ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसको आप लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास अगर एंगल हम कंपेयर करें π/4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो ये आपके पास 2 थीटा के बराबर आ गया, π/4 इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू π/8। ओके, थीटा आपके पास π/8 आ गया, ठीक है। तो देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बैठता है π/8 के लिए, हाँ जी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हैमिल्टोनियन एच इज गिवन एज, तो आपको हैमिल्टोनियन जो गिवन है वो कुछ ऐसे ही है, एच इज इक्वल्स टू। ओके, तो अगर मैं लीस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाऊं तो इसे मैं ऑपरेटर की फॉर्म में नोट कर सकता हूं, तो एच का आपके पास ऑपरेटर की फॉर्म में क्या होगा, देखिए 0 0 आपके पास 1 0 1, अब 0 1 के लिए आपके पास आइटा, उसके बाद आप करेंगे 1 0 1 0 माइनस आइटा और 1 1 आपके पास -1, ठीक है। तो एच आपके पास आ गया, आइगन वैल्यू निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा आइटा माइनस आइटा, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा माइनस आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस -1, ओके, इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ओके, तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, हाँ जी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमें किसी ऑपरेटर के लिए पता होती थी और हम ये आइगन स्टेट निकाल लेते थे। बट कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये गिवन हो, ठीक है, साई आपके पास सुपरपोजिशन फॉर्म में हो, ठीक है, इन आइगन स्टेट्स के लिए, ठीक है। सो इन आइगन स्टेट्स के लिए आपके पास एक सुपरपोजिशन दे रखा हो और आपको ये ऑपरेटर ऑपरेट करके ये कंक्लूड करना हो कि C1 C2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जब हम ए ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे कैट ऑफ साई पे, C1 phi1 प्लस C2 phi2। अब क्योंकि आपके पास ए ऑपरेटर जो है उसकी आइगन स्टेट phi1 phi2 है, ये तो हमें पता है, पर जो साई आइगन स्टेट है उसे भी इसकी आइगन स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा आ जाए। अगर ये चीज हमारे पास पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी साई इज एन आइगन स्टेट ऑफ एन ऑपरेटर ए, ठीक है। और ये चीज आपके पास कब पॉसिबल हो सकती है, और ये चीज आपके पास कब पॉसिबल हो सकती है, तो कंडीशन इसमें ये है, अगर आपके पास साई टू बी एन आइगन स्टेट ऑफ एन ऑपरेटर ए, देयर शुड बी, जब आप ए को ऑपरेट कराते हैं मतलब कि इस चीज के ऊपर, तो phi1 तो है ही आइगन स्टेट का, ठीक है, तो ए को जब आप ऑपरेट कराते हैं C1 C2 पर, तो आपके पास क्या आना चाहिए, लैम्डा आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साई इज एन आइगन स्टेट ऑफ एन ऑपरेटर ए, मतलब कि आपके पास ए C1 लैम्डा C1 से मैच करे और ए C2 लैम्डा C2 से मैच करे, तब हमारे पास बात बन जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था आपको, है ना। आपको अभी तो वो अजीब सा लग रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे बेनिफिशियल है। देखिए, जस्ट 2014 का क्वेश्चन, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर 2 स्टेट सिस्टम इज गिवन बाय, तो एच हमें दे रखा है जो एच इज इक्वल्स टू, तो आपको हैमिल्टोनियन गिवन है वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर विद द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी आइगन स्टेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जर एंड स्मॉलर आइगन वैल्यूज रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए हम इसको लीस्ट टू हाईएस्ट के लिए ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ए 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 -1, ओके, तो ये आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब देखिए पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लीजिए आप, ठीक है, आइगन वैल्यूज वाला काम तो साइड में रख दीजिए आप। आइगन वैल्यूज आपके पास कितनी आएंगी, प्लस माइनस √2, ये तो पहले भी निकाल चुके हैं ना, ऐसा पहले भी आ चुका है हमारे पास ऑपरेटर। तो अब देखिए, अब आप उसके
अब आप उसके ऑप्शंस देखिए, ठीक है। अब उसके ऑप्शंस देखेंगे ना, तो जो भी आपके पास ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपके पास सुपरपोजिशन फॉर्म में है, स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिए, ठीक है। स्टेट 1 और स्टेट 2 सुपरपोजिशन फॉर्म में उसके आंसर दे रखे हैं आपको, मतलब कि आइगन फंक्शन जो आपके पास आ रहा है वो स्टेट 1 और स्टेट 2 आपके पास सुपर इंपोज्ड होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसके आइगन फंक्शंस फाइंड करने हैं फॉर द लीस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज, ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं हाईएस्ट वैल्यू के लिए, λ1 मैं ले लेता हूं प्लस √2a, ओके। तो h व्हेन ऑपरेट्स ऑन साई ऑफ 1, तो जैसे कि इसने कह रखा है कि हमारे पास जो आइगन स्टेट आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि ऑप्शंस में हम देख रहे हैं आइगन स्टेट जो हमारे पास आ रहे हैं वो आपके पास सुपरपोजिशन है कैट ऑफ 1 एंड कैट ऑफ 2 का, तो हम भी सुपरपोजिशन एक अज्यूम कर लेते हैं कि साई 1 आपके पास क्या बन रहा है, C1 कैट ऑफ 1 प्लस C2 कैट ऑफ 2 कैट ऑफ 2, ओके। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, h ऑपरेट्स ऑन कैट ऑफ साई 1, सो λ1 कैट ऑफ साई 1, λ1 यहां पर क्या है प्लस √2a, ओके। तो √2a, तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि h आपके पास क्या है C1 C2 और ये इधर भी C1 C2, तो जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था उसके बिहाफ पर हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आएगा, C1 प्लस C2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू √2 C1 और नीचे वाला आपके पास C1 माइनस C2 इज इक्वल टू √2 C2, ओके। अब आप ऑप्शंस पे जाइए, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए जहां जहां आपके पास कैट 1 है ना आपके पास हाईएस्ट वैल्यू के लिए, पहले हाईएस्ट और लीस्ट रिस्पेक्टिवली लिख रखा है उसने, तो पहली वैल्यू आपके पास हाईएस्ट वाली है, तो कैट ऑफ 1 आपके पास जो कोफिशिएंट आ रहा है कैट ऑफ 1 के साथ वो आपके पास 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि C1 हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो C1 जब आप 1 लेंगे, कोई भी आप इक्वेशन उठा लिए इसके अंदर से, तो C1 जब आप 1 लेंगे, ठीक है, C1 आप 1 ले लेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, C2 √2 माइनस 1 C1 इज इक्वल टू 1, so C2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो जब आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, साई ऑफ 1 इज इक्वल टू C1 1 कैट ऑफ 1 प्लस C2 √2 माइनस 1 कैट ऑफ 2, ओके। आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हमने हाईएस्ट वैल्यू के लिए निकाल लिया, अब लीस्ट वैल्यू के लिए निकाला जाए, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस √2a h कैट ऑफ साई 2। देखिए अब मैं जो आइगन स्टेट ले रहा हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, उसके लिए मैं C1 डैश कर लेता हूं इधर यहाँ पर, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्योंकि अलग आएंगे इसके लिए आपके पास, ठीक है, C2 कैट ऑफ 2, पर ये हैं दोनों आपके पास स्टेट 1 एंड स्टेट 2 के लिए, कोफिशिएंट्स अलग आएंगे जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। व्हेन h ऑफ साई 2 ऑपरेट्स ऑन इट गिव्स अस λ2 साई 2, ओके। तो h आपके पास क्या है 1 1 1 माइनस 1, साई 2 जो हमारे पास है वो C1 डैश एंड C2 डैश, C1 डैश एंड C2 डैश, ठीक है। λ2 हमने एज्यूम किया इस बार रूट माइनस √2a, ये माना ना हमने, साई 2 C1 डैश C2 डैश। अब देखिए इसे फाइंड आउट कीजिए आप, वापस से वो इक्वेशंस बनेंगी आपके पास, ए से ए कैंसिल, आपके पास C1 डैश प्लस C2 डैश इज इक्वल टू माइनस √2 C1 डैश, ठीक है। अब वापस से इसके अंदर ऑप्शंस में जाइए आप, आपको देखिए कैट 1 के साथ तो इस बार थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है ना हमें काम, ठीक है। तो कैट 1 के साथ हम 1 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम कैट 1 के साथ 1 ले लेंगे, देख लेंगे हम, ठीक है। तो C1 डैश प्लस C2 डैश, तो जब हम C1 डैश को 1 लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस √2 माइनस 1 C1 डैश इज इक्वल टू C2 डैश, ओके। तो यहाँ से जब आप C1 डैश 1 कर देंगे, C1 डैश जब आप 1 कर देंगे तो C2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस √2 माइनस 1, ओके। तो मीन्स टू से आपके पास क्या बन जाएगा, साई 2 आपके पास क्या बन जाएगा कैट ऑफ 1 प्लस माइनस √2 माइनस 1 कैट ऑफ 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास, एक तो ये चीज बन रही है और एक आपके पास ये चीज बन रही है, ठीक है। मतलब कि आपके पास एक तो ये स्टेट बन रही है और एक ये स्टेट बन रही है, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन साइड बैठता है, फर्स्ट आपके पास 1 और √2 माइनस 1 और दूसरा आपके पास 1 और माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर अ 3-state सिस्टम विद एनर्जीज E, E and E minus 3g and respective eigenstates are psi 1, psi 2 and psi 3, ठीक है। If the state system is initially at time t is equal to 0 in state psi I, what is the probability that the later time t the system will be in state psi final? Okay, तो आपको इनिशियली जो स्टेट दे रखी है psi I, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो 3-state सिस्टम दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट्स कितनी है psi 1, psi 2 and psi 3, तो हम इसको उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं C2, तो C1 C2 C3 तो आप इजीली निकाल लेंगे ना, ठीक है। एक आपको निकाल के दिखाता हूं मैं, C1 आप कैसे निकालेंगे, देखिए psi I psi 1, psi I कितना आपके पास, तो psi I आपके पास कितना 1 0 0 और psi 1 कितना आपके पास, psi 1 आपको दे रखा है 1 by √2 1 minus 1 0, तो आपके पास कितना आ गया 1 by √2, ओके। ऐसे आप C2 निकालेंगे, ऐसे आप C3 निकालेंगे तो आपके पास ये कितने आ जाएंगे 1 by √6 एंड 1 by
रूट थ्री। ठीक है, तो साई इनिशियल इन टर्म्स ऑफ साई वन साई टू एंड साई थ्री कैन बी रिटन एज, तो सी वन की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 बाय रूट टू, तो 1 बाय रूट टू साई वन प्लस 1 बाय रूट सिक्स साई टू प्लस 1 बाय रूट थ्री कैट ऑफ साई थ्री। ओके, अब देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लेटर टाइम टी। तो लेटर टाइम टी पर पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेटर टाइम टी पर आपके पास कैसा दिखेगा ये, तो लेटर टाइम टी पर ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट कैट ऑफ साई वन। ठीक है, साई वन साई टू की वैल्यू मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा ताकि ज़्यादा हो जाएगा फिर वो। ठीक है, आपको अजीब सा लगने लगेगा ये सब कुछ। देखिए थोड़ा सा सोच के भी देखिए आप, यहाँ साई वन साई टू साई थ्री की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, थोड़ी सी बहुत बड़ा लिखेगा आपको और क्वेश्चन भी अजीब सा लगेगा। ई टी बाई एच कट कैट ऑफ साई टू 1 बाय रूट थ्री, बी केयरफुल हियर, ई टू द पावर माइनस आई ई माइनस थ्री जी है वो। ठीक है, ई माइनस थ्री जी एस बार। ओके, अब हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, तो जो फाइनल हमें स्टेट दे रखी है वो 001 दे रखी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बहुत इजी है आपके लिए। ठीक है, तो साई एफ साई ऑफ टी, इसका मॉड स्क्वायर कर देंगे, तो मैं ये टर्म लिखने वाला हूं अब। ठीक है, तो साई फाइनल एंड साई ऑफ टी। ठीक है, साई फाइनल साई ऑफ टी आपके पास कितना आ जाएगा 1 बाय रूट टू ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट साई फाइनल साई वन प्लस 1 बाय रूट सिक्स ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट साई फाइनल साई टू प्लस 1 बाय रूट थ्री ई टू द पावर माइनस आई ई माइनस थ्री जी टी बाई एच कट साई फाइनल साई थ्री। ओके, तो साई फाइनल एंड साई वन फाइंड कीजिए आप। साई फाइनल आपके पास कितना है 001 001 और साई वन आपको कितना दे रखा है, साई वन आपको दे रखा है 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू सॉरी 1 माइनस 1 0। ओके, तो फाइंड आउट कीजिए कितना आएगा आपके पास, ये 0 आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये टर्म तो आपके पास 0 आ गई। ऐसे आप साई फाइनल एंड साई टू फाइंड कीजिए और साई फाइनल एंड साई थ्री फाइंड कीजिए। ठीक है, और ये टर्म यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, बताइए कितना आ रहा है आपके पास। ठीक है, साई फाइनल और साई टू करेंगे आपके पास कितना आएगा -2 बाय रूट सिक्स और ये करेंगे आप, आपके पास आएगा 1 बाय रूट थ्री। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इस चीज को, तो आपके पास इवेंचुअली कितना आ गया, ये 0 आ गया आपके पास सारा 1 बाय रूट सिक्स ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट -2 बाय रूट सिक्स -2 बाय रूट सिक्स प्लस 1 बाय रूट थ्री ई टू द पावर माइनस आई ई माइनस थ्री जी टी बाई एच कट साई फाइनल साई थ्री रूट थ्री। ओके, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए आप, -1 बाय थ्री ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस 1 बाय थ्री ई टू द पावर माइनस आई ई माइनस थ्री जी टी बाई एच कट। ओके, सो साई फाइनल साई ऑफ टी। अब बस आप मॉड स्क्वायर कर दीजिए इस चीज का। देखिए मॉड स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा आपके पास, इस नेक्स्ट में हम यहाँ पर मॉड स्क्वायर कर देंगे। देखिए 1/9 तो आप बाहर ले लीजिए, 1/9 आपके पास बाहर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, इसमें से भी आप ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट कॉमन लेंगे। अगर ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंदर आपके पास बच जाएगा 1 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस ई टू द पावर आई थ्री जी टी बाई एच कट। ओके, तो इसका आपको क्या करना है, एक बार ऐसे और एक बार स्टार ई टी बाई एच कट 1 प्लस ई टू द पावर माइनस आई थ्री जी टी बाई एच कट। ठीक है, तो साई स्टार साई किया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, मॉड स्क्वायर कितना, मॉड स्क्वायर किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने मॉड स्क्वायर किया। ओके, तो ये तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो 1/9 तो 1 और एक आपके पास आएगा प्लस इसको करेंगे आप ई टू द पावर आई थ्री जी टी बाई एच कट, तो एक बार अब यहाँ पर जाएगा ये प्लस ई टू द पावर माइनस आई थ्री जी टी बाई एच कट और एक बार ये इसके साथ जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस और ये आपके पास क्या बन गया, तो ये आपके पास कॉस का फॉर्मूला बन गया 2 बनाए। देखिए अब तो बस आपके पास इजी रह गया, 2 कॉमन लीजिए 2/9 तो 1 प्लस कॉस थ्री जी टी बाई एच कट बन गया आपके पास। तो आपके पास ये 1 प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, देखिए हमने इसके अंदर एक मिस्टेक कर दी है, जो आपके वजह से माइनस आना था, ये माइनस हमने काउंट नहीं किया ना, तो माइनस। ठीक है, तो वापिस से देख लेते हैं इसको, यहाँ पर माइनस, ये माइनस का आएगा, ये आप इससे करेंगे तो ये भी माइनस का, ये आप इससे करेंगे तो ये +1 का, तो 2 माइनस तो 1 माइनस कॉस थ्री जी टी बाई एच कट। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस 2x। देखिए 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इधर अगर, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x 2
साइन स्क्वायर 3GT/2h कट, ओके, जो कि इवेंचुअली आपके पास कितना बन जाएगा 4/9 साइन स्क्वायर 3GT/2h कट, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बैठता है? ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ टू स्टेट क्वांटम सिस्टम हैज टू ऑब्जर्वेबल ए एंड बी। इट इज नोन दैट द ऑब्जर्वेबल्स ए हैज आइगन स्टेट अल्फा 1। तो ए का आपके पास जो आइगन स्टेट दे रखी है वो आपके पास अल्फा 1 दे रखी है विद आइगन वैल्यू A1, ओके, एंड आइगन स्टेट अल्फा 2 विद आइगन वैल्यू A2, ओके। और ऐसे ही आपको बी ऑब्जर्वेबल दे रखा है। व्हेन बी ऑपरेट्स ऑन बीटा 1 इट गिव्स अस B1, ओके। बी ऑपरेट्स ऑन बीटा 2 B2, ओके। और हमें बीटा 1 और अल्फा 1 में रिलेशन दे रखा है, बीटा 1 और बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 की टर्म्स में दे रखे हैं हमें। तो बीटा 1 इज इक्वल्स टू 3/5 अल्फा 1 प्लस माइनस 4/5 अल्फा 2 एंड बीटा 2 इज इक्वल्स टू 4/5 अल्फा 1 प्लस 3/5 अल्फा 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें? सपोज ए मेजरमेंट इज मेड ऑफ द ऑब्जर्वेबल ए एंड अ वैल्यू A1 इज ऑब्टेन्ड। इफ द ऑब्जर्वेबल B इज नाउ measured, the probability of obtaining value B1 will be। तो ऑब्जर्वेबल A ने जब मेजरमेंट किया अल्फा 1 पर, तो आपके पास क्या हमें मिलेगा? आइगन वैल्यू A1 मिलेगा। तो अल्फा 1 के फॉर्म में क्या आपके पास आइगन स्टेट्स हैं B के, ठीक है। तो वो डायरेक्टली तो नहीं है, पर हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम उसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर लें तो हमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पता लग सकती है, ठीक है। तो देखिए आप अल्फा 1 कैसे निकाल सकते हैं? आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 से, ठीक है। 3/5 बीटा 1 प्लस 4/5, इसको 4/5 से 4/5 बीटा 2, ओके। तो जब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? ये 12/25 और यहाँ पर आपके पास 12/25, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? 9/25, 16/25, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा और ये आपके पास अल्फा 1, ओके। तो अल्फा 1 की टर्म्स में आ गए। तो पहले आपके पास यहाँ पर क्या ऑपरेट होगा? ए ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ए आपके पास ऑपरेट हो गया, तब आपके पास जो स्टेट आएगी वो ये आएगी। तो यहाँ से आप जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या आएगी? देखिए हम पूछ रहा है अब ये आपके पास B1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इफ द ऑब्जर्वेबल B इज नाउ मेजर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू B1। तो B1 आपके पास यहाँ से आएगी बीटा 1 से, तो ये आपके पास 3/5 मीन्स 9/25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 0.36। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए एक टॉपिक करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू टाइम के साथ कैसे वेरी करती है और इससे हम न्यूटन्स लॉ को कैसे भी एनालॉगस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो इसमें मेन रोल प्ले करती है वो आपके पास क्या है? SI इज इक्वल टू आइटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी, ठीक है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसके अंदर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी ऑपरेटर की कैसे टाइम के साथ वेरी करती है, तो d/dt और ए एक्सपेक्टेशन हम जानते हैं। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं मान लूं कि जो साई स्टेट में मैं इस ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहा हूं वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी है, तो d/dt साई ए साई वेयर साई स्टेट इज नॉर्मलाइज्ड टू यूनिटी, ओके। तो अब देखिए मैं डेरिवेटिव करूंगा एक एक करके सबका, तो साई बाय कर्ल टी ए एक्सपेक्टेशन प्लस साई प्लस साई ए, ओके। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यू में दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से श्रोडिंगर इक्वेशन से। वैल्यू आपके पास ये की बात है आपके पास, ठीक है। कर्ल साई बाय कर्ल टी अगर हम ऐसे भी लिख दें तो, ठीक है। तो यहाँ से कर्ल साई बाय कर्ल टी की वैल्यू अगर मैं इसका क्या कर दूं? डैगर कर दूं इसका मैं, ठीक है। तो आप इसका अगर डैगर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये चीज नहीं आ जाएगी, माइनस आइटा एच कट कर्ल साई बाय कर्ल टी, ओके। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये चीज, तो ये चीज मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, माइनस आइटा एच कट साई एच ए। इस चीज को हम इधर ले आते हैं, इस चीज को हम पूरा एंड में ले चलते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं कर्ल साई बाय कर्ल टी वैल्यू पुट कर देता हूं। कर्ल साई बाय कर्ल टी आपके पास कितना आ जाएगा? सॉरी मैंने यहां गलती कर दी, यहां पर आपके पास ये डिवाइड में आएगा ना, ये चीज आपके डिवाइड में आएगी। तो ऐसे ही आपके पास यहां पर आएगा आइटा एच कट साई ए। अब मैं इसके लिए कर रहा हूं ये, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साई ए एच साई प्लस, और आपके पास इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सपेक्टेशन ऑफ कर्ल ए बाय कर्ल टी, ओके। तो आपके पास ऑपरेटर का जो आपके पास टाइम के साथ डेरिवेटिव है उसका एक्सपेक्टेशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो आप देखिए अगर यहां से मैं
1 बाय आइटा एच कट कॉमन ले लूँ मैं, 1 बाय आइटा एच कट कॉमन ले लूँ तो आपके पास ये क्या बनेगा, साई ए एच माइनस एच ए प्लस कर्ल ए बाय कर्ल टी। ओके, तो ये इवेंचुअली आपके पास क्या रिजल्ट फॉर्म करता है, ये रिजल्ट आपके पास फॉर्म होता है प्लस 1 बाय आइटा एच कट, ये आपके पास कम्यूटेटर बन जाएगा ना ए एच का, तो साई ए एच कम्यूटेटर ब्रैकेट कैट साई। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एच का एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करती है वो आ गया। ओके, अब आप इसे यूं देखें, अगर आपके पास ऑपरेटर ए है वो टाइम के रिस्पेक्ट आपके पास कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, तो आपके पास जो ये टर्म है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो ये टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन का टाइम डेरिवेटिव है वो सिर्फ आपके पास कम्यूटेटर ब्रैकेट के बराबर बच जाएगा, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं एक और कंडीशन ऐड कर दूं, अगर ये दोनों कम्यूट करते हैं, तो आपके पास ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में ये जीरो आ जाएगा, तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन आपके पास क्या आ जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ऑपरेटर का जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से भी एनालॉगस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर पोजीशन ऑपरेटर होता, मतलब कि आर होता, तो डी आर बाई डी टी आपके पास क्या बनता, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे। और अगर हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन हम निकाल रहे हैं वो आपके पास मोमेंटम होता, तो आपके पास डीपी बाई डी टी, तो हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास अगर ये ऑपरेटर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वैरी नहीं कर रहा है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है, और अगर ये भी आपके पास कम्यूट कर रहे हैं, तो आपके पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इसको मैं देखिए वर्ड्स में ऐसे कहना चाहता हूँ, इफ एन ऑब्जर्वेबल ए does not depend on time explicitly and commutes with Hamiltonian, then it will be constant of motion or will be conserved, ठीक है। तो आपके पास ये जो ऑब्जर्वेबल होगा वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा और वो कंजर्व्ड ऑब्जर्वेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन इन द पोटेंशियल v is equal to half k function of time x square, where k function of time is a time dependent parameter, then d by dt expectation of v, the rate of change of expectation value of v of the potential energy is। तो देखिए, अभी हम फाइंड करके आए हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में कि आपके पास किसी भी ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो टोटल डेरिवेटिव होता है वो किसके बराबर होता है। तो आइए वापस से लिखें इस फॉर्मूला को पोटेंशियल के लिए। तो डी एक्सपेक्टेशन टोटल डेरिवेटिव ये आपके पास कर्ल वी बाय कर्ल टी एक्सपेक्टेशन प्लस 1 बाय आइटा एच कट वी एच। ओके, ये था आपके पास। देखिए v आपको क्या दे रखा है, v आपको दे रखा है हाफ के टी एक्स स्क्वायर, तो के टी बाई 2 एक्स स्क्वायर, और h आपके पास क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल भी आएगा। तो पोटेंशियल टर्म नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि वो अगर कम्यूटेशन करेंगे उसका तो वो जीरो ही आ जाएगा, तो वो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। पी स्क्वायर बाई 2 है, तो इसका हमें कम्यूटेटर निकालना है। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए पहले, 2 और 4m लिखते हैं इसको, 4m, तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, और इसका कम्यूटेटर तो हमें पता ही है, ये CSIR में हमने किया भी हुआ है, ठीक है। तो इसका कम्यूटेटर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपके पास कितना आएगा इसका कम्यूटेटर, 2xp प्लस px k 4m। सो तो आपके पास कितना बन जाएगा ये, तो कम्यूटेटर आपके पास आ जाएगा ये k बाई 2m xp प्लस px। ओके, अब ये वाले सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर xp प्लस px, आइटा एच कट भी आएगा, आइटा एच कट आता है इसके अंदर, सॉरी आइटा एच कट, तो आइटा एच कट भी लिखिए आप, आइटा एच कट k बाई 2m, ठीक है। तो आप देखिए, आपके पास जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आइटा एच कट से आइटा एच कट कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना। तो आपके पास k बाई 2m एक्सपी प्लस px पुट होगा यहाँ पर। अब ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास क्या है, कर्ल बाई कर्ल टी, और v आपको दे रखा है के टी बाई 2 एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए जो आपके पास k है, यही आपके पास टाइम का डिपेंडेंट फंक्शन है, x नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कर्ल k बाई कर्ल टी एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका ये मत भूल जाएगा कि एक्सपेक्टेशन चल रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन भी करना है हमें, ठीक है। तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके पास एक्सपेक्टेशन आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट होगा, तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा टर्म, कर्ल के बाय कर्ल टी बाहर आ जाएगा, बाई 2 भी बाहर ले लीजिए आप, और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरी टर्म आपके पास क्या थी, दूसरी टर्म आपके पास थी ये थी, इसका एक्सपेक्टेशन था, और ये हमने वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स पी प्लस पी एक्स, तो प्लस के बाई 2m एक्स पी प्लस पी एक्स। ओके, तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टू वेक्टर्स कॉलम्स में आपको दे रखे हैं A0 एंड BC आर ऑर्थोगोनल इफ। तो देखिए ये ऑर्थोगोनल कीजिए आप। जब आप ऑर्थोगोनल करेंगे तो आप जो पहला आपको स्टेट दे रखे, पहला वेक्टर आपको दे रखा है, उसको आप चेंज कर लेंगे A*0 में, ठीक है। उसको आप BC से क्या करेंगे, उसका क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, A*B = 0 आएगा। ओके, सिंपल है ना, ये बात तो आप समझते ही होंगे ना। अब ये तो आप कर ही सकते हैं, इसलिए मैं आपको वैसे करवा रहा हूँ ये A*B = 0। तो आप देखिए ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो सभी आपके पास ABC रियल आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन आपके पास बन रहा है जिसके अंदर आप A को B से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो वो आपके पास C ऑप्शन ही बनता है। जब आप A को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CSIR दिसंबर 2012 में आ रखा है क्वेश्चन ये। तो देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चन वैसे आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। वैसे आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई ही कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, तो वीडियो पॉज कर दीजिए अब और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, पर आपका ट्राई करना भी जरूरी है। ओके, सो आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। आइए चलते हैं। तो हमें जो कम्यूटेटर दे रखा है AB, तो A हमें दे रखा है आइटा XPY माइनस YPX। दूसरा आपके पास है YPZ प्लस ZPY। ओके, तो ये कम्यूटेटर है आपके पास। चलिए इसे सेग्रीगेट कर लेते हैं हम पहले। XPY कोमा YPZ। तो आइटा मैं एकदम बाहर ले रहा हूं, ठीक है। और XP प्लस XPY कोमा ZPY माइनस YPX कोमा YPZ माइनस YPX कोमा ZPY। ओके, समझ में आई बात आपको। और आइटा आपके पास बाहर चल रहा है, ठीक है। तो इसको एंड में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास XIPJ, ठीक है। तो आपके पास ये किसके बराबर होता है, आइटा का डेल IJ, ठीक है। तो जहां जहां आपके पास IJ बराबर आ जाएंगे तो वहां पर आपके पास 1 आ जाएगा। ये IJ डिफरेंट हो गया तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं लिखूंगा, इसमें बहुत शॉर्ट में चलने वाला हूं मैं, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको कंप्यूटर अब सही लेवल पर आता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर x को y से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, x को pz से करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, py का py से एक पेयर बन सकता है, ठीक है। तो हम यही पेयर उठाएंगे और इसी के थ्रू कंप्यूटर सॉल्व करेंगे। x py कोमा ypz। दूसरी टर्म नहीं लिख रहा हूं फॉर द ऑब्वियस रीजंस। इसको आप आगे सॉल्व करें। xpz py y, ये आपके पास आ जाएगा माइनस आइटा एच कट XPZ। ओके, वैसे ही आप इसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर कोई पेयर बनता है, x का z से नहीं बनता, py का z से नहीं बनता, आपके पास py का py से नहीं बनेगा, और तो ये टर्म आपके पास 0 आ जाएगी इवेंचुअली। यहाँ पर देखिए y का y से नहीं बनेगा, y का pz से नहीं बनेगा, px का y से नहीं बनेगा, px का z से बनेगा, तो ये टर्म भी 0। यहाँ पर देखिए y का z से नहीं बनेगा, px का z से नहीं बनेगा, px का py से नहीं बनेगा, पर y का py से बन सकता है। ओके, तो y का py से बनाते हैं, तो माइनस माइनस आने दीजिए। तो px y ZPY। ओके, तो px इधर नोट कीजिए वैसे आप, px इधर, ठीक है। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, माइनस ZPX YPY। ओके, तो YPY आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपके पास, YPY आपके पास आएगा आइटा एच कट माइनस 2px आइटा एच कट। ओके, px आइटा एच कट। ये आपके पास p कौन सा था, px वाला था ना ये, और ये आपके पास z आएगा इधर बार, सॉरी z और z और इधर x। ओके, तो देखिए ये आपके पास 2 कहाँ से आ गया, ये सॉरी 2 को मैं z को मैं 2 लिख रहा था, ठीक है। तो आपके पास इतना आ गया XPZ माइनस आइटा एच कट XPZ प्लस PXZ। ओके, आइटा आपके पास चल रहा है एक, आइटा बाहर भी था, तो ये आपके पास आइटा आइटा फिर -1 माइनस प्लस 1 एच कट XPZ प्लस PXZ। देखिए ऑप्शन कौन सा सही बैठता है आपके पास, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। CSI दिसंबर 2016 में आ रखा है क्वेश्चन ये। इसमें आपको पाई क्रॉस पाई फाइंड आउट करना है। इसमें आपको पाई ऑपरेटर दे रखा है, आपके पास क्या दिया हुआ है, P माइनस क्यू ए ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर कि हमें पाई जो दे रखा है वो पाई हमें दे रखा है यहाँ पर P माइनस क्यू ए, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है पाई क्रॉस पाई। ओके, तो इससे पहले आप खोल लीजिए, पाई क्रॉस पाई हम लिखने वाले हैं PXI प्लस PYJ प्लस PZK माइनस क्यू AXI प्लस AYJ प्लस AZK। इसका आपके साथ क्या क्रॉस चलता है, किसके साथ क्रॉस चल रहा है इसका आपके साथ, इसके साथ ही PXI प्लस PYJ प्लस PZK माइनस क्यू AXI प्लस AYJ प्लस AZK। ओके, तो देखिए
इसमें हमें उसने पूछा है द z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका z कंपोनेंट निकालना है हमें। तो देखिए पहले इसे हम थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं, आई जे के लिख लेंगे। चलो, तो आई कंपोनेंट क्या है, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स, और नीचे भी आपके पास ये आएगा पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स। जे कंपोनेंट आपके पास आपके पास पी वाई माइनस क्यू ए वाई, पी वाई माइनस क्यू ए वाई, और के कंपोनेंट फाइनली पी जेड क्यू ए जेड, पी जेड माइनस क्यू ए जेड। ओके, तो उसने हमें बोला जेड कंपोनेंट, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको ही निकालेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, ये पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स, पी वाई माइनस क्यू ए वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू ए वाई, पी एक्स माइनस क्यू ए एक्स। ओके, पी एक्स पी वाई बड़ा है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा, माइनस क्यू पी एक्स ए वाई। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है माइनस क्यू ए एक्स पी वाई प्लस क्यू स्क्वेयर ए एक्स ए वाई। नेक्स्ट आप इनका करेंगे तो आपके पास आएगा, नेगेटिव में बाहर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एक बार नेगेटिव भूल जाइए, ठीक है। नेगेटिव मैं एंड कर दूंगा, पी वाई पी एक्स, और नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस क्यू पी वाई ए एक्स। नेक्स्ट आपके पास माइनस क्यू ए वाई पी एक्स, नेक्स्ट प्लस क्यू स्क्वेयर ए वाई ए एक्स। तो बाहर नेगेटिव भी था, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आना था, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये कॉम्यूटेटर बन रहा पी एक्स पी वाई का, ठीक है। पी एक्स पी वाई का कॉम्यूटेटर बन रहा है, तो ये तो हमारे पास जीरो होता है, तो ये टर्म हमारे पास जीरो होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास माइनस क्यू पी एक्स ए वाई, ये रहा आपके पास। तो ये आपके पास बन गया कॉम्यूटेटर बन रहा है, तो ये टर्म्स तो हमारे पास रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास इधर देखिए क्यू स्क्वायर ए एक्स ए वाई एक्स, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ये कॉम्यूटेटर जीरो होगा इनका। तो जो टर्म्स बच जाएंगे अब मैं वो लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो पी एक्स ए वाई, को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो देखिए यहाँ पर पी एक्स ए वाई आ रहा है, पी वाई ए एक्स आ रहा है, ठीक है। ये अलग लगा रहे हैं ना आपके पास। तो मैं एक को देख लेता हूँ, ये कैसे एक कैसा बनेगा। मैंने इसको इसलिए चुना ताकि ये कहीं ना कहीं ऑपरेट होगा आपके पास इसके, ठीक है। पी एक्स आपके पास क्या होता है, माइनस आइटा एच कट कर्ल ओवर कर्ल एक्स ए वाई, ठीक है। और हम इसे ले लेते हैं साई ऑपरेटर, ठीक है। तो देखते हैं सीक्वेंट फॉर्म देख लेते हैं हम। तो आपके पास क्या आएगा, आइटा एच कट ए वाई बाहर कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स प्लस आइटा एच कट आप ऐसे लीजिए, और एक बार आपके पास आएगा साई कर्ल ए वाई ओवर कर्ल एक्स। ओके, तो देखिए ये आपके पास क्या था, ए वाई, और ये माइनस एच कट कर्ल साई ओवर कर्ल एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, ये वापस से आपके पास पी एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट कर्ल ए वाई ओवर कर्ल एक्स, ठीक है। ये आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। डन। तो हम ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर पी एक्स ए वाई के लिए, ठीक है। तो माइनस क्यू पी एक्स ए वाई आपके पास आ जाएगा ए वाई पी एक्स माइनस आइटा एच कट कर्ल ए वाई ओवर कर्ल एक्स, और ऐसे ही आपके पास पी वाई एक्स कितना आएगा, देखिए पी एक्स ए वाई जब हमने सब्स्टिट्यूट किया आपके पास क्या है, ए वाई पी एक्स। तो पी वाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आएगा ए एक्स पी वाई, तो नेगेटिव साइन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर आ जाएगा प्लस आइटा एच कट कर्ल, तो देखिए वाई पे हुआ था डेरिवेटिव, इस बार एक्स पे हुआ, कल ए एक्स ओवर कर्ल, ठीक है, प्लस ए एक्स पी वाई माइनस ए वाई पी एक्स। ओके, तो ए वाई पी एक्स ये कैंसिल आउट होगा, ए एक्स पी वाई ये कैंसिल आउट होगा, और माइनस आइटा एच कट आपके पास क्या आ गया, माइनस आइटा एच कट कर्ल ए वाई ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल ए एक्स ओवर कर्ल वाई, और माइनस माइनस प्लस आइटा एच कट क्यू, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, आंसर देखो आपके पास बी की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो बी की फॉर्म में इसको लाने के लिए आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, ओके। तो आई जे के कर्ल ओवर कर्ल एक्स कर्ल ओवर कर्ल वाई कर्ल ओवर कर्ल जेड ए एक्स ए वाई एंड ई जेड, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस में हर जगह आपके पास अगर बी कंपोनेंट आ भी है तो जेड कंपोनेंट आ रहा है उसका, तो मैं यहाँ पर सिर्फ जेड कंपोनेंट पे इंटरेस्टेड रहूँगा, ठीक है। तो आपके पास कर्ल ए वाई ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल ए एक्स ओवर कर्ल वाई, ठीक है। तो ये कंपोनेंट देखिए, ये यही तो नहीं है, सेम है ना। तो आप यहाँ पर हम पुट कर देंगे आइटा एच कट क्यू डी जेड, ओके। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बैठ रहा है, हाँ जी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कंसीडर द ऑपरेटर ए हमें दे रखा है एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और एक्टिंग ऑन अ स्मूथ फंक्शन ऑफ एक्स, कॉम्बिनेटर ए आपके पास ये हमें फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो सिंपल है आपके पास ही एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो देखिए पहले इसे सेग्रीगेट कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा एक्स कॉस एक्स, तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, और ये हमने किया हुआ डेरिवेटिव और उसका फंक्शन के टाइप में, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो देखिए आंसर कौन सा माइनस साइन एक्स है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टिफर 2017 में आ रखा है, अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी रिटन एज, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमको कैसे दे रखा है, साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन समेशन एन 0 टू इनफाइनाइट 1 बाय रूट 7 टू द पावर एन फाई एन, ठीक है, वेयर फाई एन ऑफ एक्स आर द नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ ए गिवन हैमिल्टोनियन, द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर साई ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये फाइन ऑफ एक्स हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है, देखिए अब फाइन ऑफ एक्स हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है, तो साई ऑफ एक्स हमारे पास नॉर्मलाइज्ड होने के लिए आपके पास ये टर्म आपके पास 1 के बराबर आना चाहिए, इसका मॉड स्क्वायर 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये तुम जानते ही हैं, ठीक है, कि आपके पास ये कंडीशन होती है सी एन स्क्वायर टू बी 1 टू बी नॉर्मलाइज्ड टू दिस 1। तो इसको आप स्क्वायर कीजिए, एन स्क्वायर समेशन एन 0 टू इनफाइनाइट 1 बाय रूट 7 टू द पावर 2n, ये आपके पास 1 के इक्वलेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, समेशन खोलिए देखिए एन स्क्वायर, तो देखिए इस एन स्क्वायर के ऊपर समेशन नहीं है, यहाँ पर समेशन चलेगा, तो एन 0 पुट करेंगे 1 प्लस आपके पास कितना आएगा 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके, इक्वल टू 1। तो देखिए ये आपके पास जीपी नहीं बन गया, हाँ, तो आप इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाएं, एन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस आर बाय 7, ए आपके पास 1 है सॉरी, तो नीचे आपके पास कितना आ जाएगा ये 6/7 आपके पास उधर जाएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 6/7, सो एन इज इक्वल टू √6/7, ओके। तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल पोटेंशियल की। तो फर्स्ट हम फ्री पार्टिकल लेके चल रहे हैं, फ्री पार्टिकल जिसमें आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो F = 0। तो यहाँ पर जब भी हम यूँ सोचते हैं कि ये आपके पास फ्री पार्टिकल है तो फोर्स 0 लग रहा है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो भी। तो फोर्स = 0, ठीक है, फोर्स आप जानते हैं -dv/dx = 0, तो यहाँ से आप देखिए क्या पोटेंशियल की वैल्यू 0 और कांस्टेंट दोनों ही आ सकती, तो 0 और कांस्टेंट दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है, तो पर दोनों ही आपके पास पोजीशन के इंडिपेंडेंट होगी। अब देखिए पहला केस मैं लेके चल रहा हूँ v = 0। अब जानते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से आपके पास HI = ESI, तो देखिए अब मैं जब v = 0 है तो मैं सिर्फ एनर्जी की वैल्यू p²/2 पुट करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए HI = ESI, इसमें पोटेंशियल मैंने ऐड नहीं किया, देखिए ये डिफरेंशियल बन गया हमारे पास d² साई/dx² प्लस 2me/h² साई ऑफ एक्स = 0। देखिए जो 2me/h² है ना, वो उसके अगर आप डायमेंशन देखेंगे वो डायमेंशंस आपके पास वेव वेक्टर के स्क्वायर के डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2me/h² को k² के इक्वल दे रहा हूँ, ठीक है, k² यहाँ पर वेव वेक्टर है, k वेव वेक्टर है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर d² साई/dx² k² साई = 0, जिसको हम सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम करते होते हैं वैसे भी कर सकते हैं, m² + k² = 1। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लीजिए +- k, और साई ऑफ एक्स यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ae⁻⁴ प्लस be⁻⁴, ओके। अब उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं बाय डी मूवरीज थ्योरम, ओके। तो आपके पास क्या आया था ae⁻⁴ प्लस be⁻⁴। तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स थी जब आप उन दोनों को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म भी कन्वर्ट हो सकती है, साई = a cos kx प्लस i sin kx प्लस b cos kx प्लस i sin kx, ओके। तो जहाँ पर कि आप a प्लस b cos kx प्लस i a माइनस b, तो इवेंचुअली आपके पास क्या बन जाएगा c cos kx प्लस d sin kx, तो ये फॉर्म भी पॉसिबल है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास वेव फंक्शन निकल कर आया है, ये आपके पास अगर टाइम के साथ इवॉल्व होता है, टाइम के साथ इवॉल्व होता है, तो हम जानते हैं कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर लगा के हम इसका टाइम एवोल्यूशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो साई ऑफ एक्स टी = e⁻⁻⁰ साई ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन एनर्जी कितनी है, ई एनर्जी है हमारे पास e⁻⁻⁰ हमारे पास देखिए दो वैल्यू थी हमारे पास साई ऑफ एक्स की, ae⁻⁰ प्लस be⁻⁰। तो दोनों के साथ हमने टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर करा दिया है, तो हमारे पास इवेंचुअली कितना है ae⁻⁰ माइनस et/h प्लस be⁻⁰ प्लस et/h, ओके। तो देखिए जो पहली टर्म है ना हमारे पास kx माइनस et/h, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये आपके पास ये एक
प्लेन वेव को शो कर रही है, प्लेन वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक्स और टी दोनों आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, मतलब कि कोफिशिएंट के पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, ठीक है, तब तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रही है। अगर दोनों ही आपके पास पॉजिटिव हैं, अगर दोनों ही आपके पास यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हैं, ठीक है, तो वो वेव आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि आप दूसरे में देखिए, दूसरे में आपके पास क्या आ रहा है, प्लस बी ई टू दी पावर माइनस आई, तो देखिए माइनस तो बाहर है, ठीक है, प्लस प्लस दोनों के एक्स और टी के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब ये वेव जरूर ही आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो साई नेगेटिव जो वेव है वो आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है। ओके, अब इसमें एक बात और सुनिए, अब देखिए जो ये वेव फंक्शन हमारे पास आए हैं, ठीक है, जो दोनों साई प्लस और साई माइनस आए हैं, ठीक है, ये आपके पास सुपर पोजिशन है किसके, साई के, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर आप ऑपरेट कराओगे एच साई, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ई प्लस साई, और एक बार एच साई नेगेटिव पर ऑपरेट कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, ई नेगेटिव साई, ठीक है। पर दोनों ही आपके पास कितने आएंगे, एच कट स्क्वायर के पर ई प्लस और ई नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, वो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m आएगी। तो मतलब कि हम जो फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी हम कह सकते हैं वो 2 फोल्ड डीजनरेट है, ठीक है, तो 2 फोल्ड डीजनरेट है। तो दोनों ही आपके पास साई प्लस और साई नेगेटिव आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे साई प्लस को जब आप मोड स्क्वायर ले लेंगे, साई प्लस का जब आप मोड स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा ए मोड स्क्वायर, जो कि आपके पास पोजीशन के इंडिपेंडेंट है। सो एज द वेव प्रोपोगेटिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वेव के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी हर एक पॉइंट पे वहाँ पर सेम होगी, ठीक है। और ये बात नेगेटिव के लिए भी ट्रू है, जब आप साई नेगेटिव का मोड स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी मोड स्क्वायर, तो जो कि आपके पास नॉन ज़ीरो है। ये हमें ये बताता है कि आपके पास जब आप नेगेटिव डायरेक्शन मूव करेंगे तब आपके पास साई नेगेटिव के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास इक्वल है, ठीक है, हर पॉइंट पर। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ए मॉड स्क्वायर आएगा। ओके, तो ए मॉड स्क्वायर आपके पास नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो है आपके पास, तो ये एक बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तभी हम कहते हैं इसके अंदर दिस इज़ ए कम्प्लीटली फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन, एनर्जी ऑफ कम्प्लीटली फ्री पार्टिकल, कि आपके पास ये इन्फिनिटी पर भी आपको दिखेगा, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री पार्टिकल है। तो ये बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एक स्कैटरिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेम ट्रू हो रहा है साई नेगेटिव के लिए भी। ओके, तो फ्री पार्टिकल में हम पोटेंशियल V इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि कांस्टेंट का केस लेके चलते हैं। देखिए इसमें तो बहुत ही माइनर चेंजेस आएंगे, जैसे कि हैमिल्टोनियन आपके पास माइनस एच स्क्वायर बाय 2m, कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, साई नहीं है, प्लस वी नॉट। तो जब हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास इस बार ई माइनस वी नॉट आ जाएगा, और के स्क्वायर आपके पास पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, 2m ई माइनस वी नॉट बाय एच स्क्वायर, क्योंकि ई आपके पास ग्रेटर देन वी नॉट है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी में माइनर चेंजेस आएंगे और वेव वेक्टर में माइनर चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हालांकि वेव फंक्शन में आपके पास ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स यही रहेगा, पर के की वैल्यूज में चेंजेस हैं, तो वेव फंक्शन में भी हमें माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल यहाँ पर कांस्टेंट है, ना कि किसी एक्स का फंक्शन है वो। देखिए अगर आपको कोई पोटेंशियल दिया है या फिर पोटेंशियल का ग्राफ दिया है, ठीक है, तो उसको आप किस जनरलाइज पोटेंशियल से कंपेयर करके उसको कंक्लूड कर सकते हैं। इस एसिम्प्टोटिक वैल्यू पर आपके ये मैंने पोटेंशियल V1 लिया, इस एसिम्प्टोटिक वैल्यू पर मैंने पोटेंशियल V2 लिया, और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल V मिनिमम लिया। तो मैंने 3 पोटेंशियल की वैल्यूज स्पेसिफाई की हैं आपको। तो जो पार्टिकल हमें गिवन होगा वो आपके पास या तो उसकी एनर्जी आपके पास ग्रेटर देन V2 हो सकती है पोटेंशियल से, या आपके पास वो लेस देन हो सकती है V1 से, या आपके पास वो एनर्जी V1 और V2 के बीच में लाई करती हो सकती है, थर्ड केस। फोर्थ केस में आपके पास वो एनर्जी V मिनिमम से लेस हो सकती है। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट केस को कंसीडर करूं, फर्स्ट केस जो हमारे पास है E ग्रेटर देन V2, ओके, तो इसके लिए अगर मैं ये मान लूँ कि एनर्जी ये है वो जो आपके पास V2 से ग्रेटर है, ओके, तो इसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखिए डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स साई इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे ना तो आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल V1 दिखेगा आपको, और आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको आपके लिए जो पोटेंशियल V2 को अप्रोच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। पर जब आप इन वैल्यूज के बीच में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको V1 और V2 में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मेरे ये बताने का ये मतलब है कि क्योंकि अब आपके पास जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है आपके पास, ठीक है, तो पोटेंशियल आपके पास वेरी कर रहा है, तो जो हम के स्क्वायर लिखते हैं 2m बाय एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स, तो इस बार आपके पास ये के भी वेरी करेगा। ओके, बट अब आप यूं देखिए, अगर आपके पास के की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना तो आपके पास जो हमारे पास वेव फंक्शन बनता था, सोल्यूशन आता था हमारे पास ए ई टू द पावर आई के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, तो आपके पास ये आइटा टर्म्स प्रेजेंट होंगी अगर आपके पास के पॉजिटिव है तो। ओके,
बट मैं यहाँ पर यूं नहीं कह रहा कि आपके पास जो वेव फंक्शन बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक बात का क्लू दिया है कि आपके पास k अगर पॉजिटिव रहता है तो आपके पास यहाँ पर आइडिया टर्म्स प्रेजेंट होंगी। अब क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अब पार्टिकल की एनर्जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, k हमारे पास ऑल टाइम पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल एक तरह से फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इस कंडीशन में आपके पास क्या रहेगी, एनर्जी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस रहेगा एंड डबली डिजेनरेट। अब चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। दूसरा केस था आपके पास E लेस देन V1, ठीक है। तो E लेस देन V1 आप ये ले सकते हैं। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, आपके पास E ग्रेटर देन V मिनिमम है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूँ x1 और इसको x2, ठीक है, तो x जो आपके पास वैल्यू है, x अगर पार्टिकल की पोजीशन x1 और x2 के बीच में, ठीक है, तो आपके पास ये ऑल टाइम क्या रहेगा, इसकी एनर्जी v ऑफ x से ज़्यादा रहेगी, ठीक है, x1 और x2 के बीच में, ठीक है। तो इस मूवमेंट पर आपके पास सेम हम यही कंडीशन लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस रेंज में आपके पास एनर्जी कंटिन्यूस होगी और डबल डिजेनरेट होगी, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्टिकल था उसको हमने जैसे इस रेंज में नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। वैसे ही आपके पास दूसरा केस भी बन सकता है, इसी केस के अंदर दूसरा केस बन सकता है आपके पास जब पार्टिकल की पोजीशन आपके पास लेस देन x1 हो, ठीक है, इस साइड हो आपके पास वो। और तीसरा केस आपके पास बन सकता है कि फॉर x ग्रेटर देन x2। देखो दोनों ही केस में आपके पास क्या होएगा, देखो इसमें भी आपके पास एनर्जी जो होगी पोटेंशियल से लेस होगी, ठीक है, ऑल टाइम, और यहाँ पर भी आपके पास एनर्जी लेस होगी पोटेंशियल से। देखिए तो इन कंडीशन में तो आपके पास, देखिए तो इस कंडीशन में तो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही थी, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन। तो आपके पास इन पार्ट्स में आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी बनेगी, इसमें आपके पास देखिए के स्क्वायर जो हम लिखते हैं ना 2m/h कट स्क्वायर E माइनस वी, तो ये लिखना सही नहीं होगा क्योंकि इस बार हमारे पास जो एनर्जी है वो लेस देन पोटेंशियल है, ठीक है, h कट स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार हमारे पास एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, तो इस बार लिखना सही नहीं होगा आपके पास, ये इस बार k आपके पास रियल नहीं होगा, और अगर k रियल नहीं होगा तो आपके पास ये आइटा टर्म नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करेंगे ताकि हम k को रियल बना सकें। माइनर चेंजेस क्या करेंगे हम, k स्क्वायर को हम रियल और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे 2m/h कट स्क्वायर v माइनस c कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी दिखेगी, देखिए d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर माइनस 2m/h कट स्क्वायर v माइनस e साई इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस बार थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, आपके पास क्या होगा m स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपके पास m की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस k, और सोल्यूशन भी इस बार चेंज हो जाएगा, सोल्यूशन आपके पास आएगा साई ऑफ x इज इक्वल टू a e टू द पावर kx प्लस b e टू द पावर माइनस kx, ओके। तो जो आपके पास ये सोल्यूशन का सुपरपोजिशन निकल के आया है, देखिए जब आप x की वैल्यू इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये आपके पास इन्फिनाइट शो करेगा, तो आपके पास ये अलाउड नहीं होगा आपके पास ये। और जब आप यहाँ पर x जब आप नेगेटिव में जाएंगे माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास ये आप क्या शो करेगा, इन्फिनिटी शो करेगा, तो ये अलाउड नहीं होगा। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगी आपको। तो आपके पास x लेस देन x1 के लिए, ठीक है, x लेस देन x1 के लिए आपके पास कौन सी फॉर्म यहाँ पर सूटेबल रहेगी, आपके पास ये सूटेबल रहेगा, ये सूटेबल रहेगा क्योंकि आपके पास ये इन्फिनिटी शो करेगा, ठीक है, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर आपके पास जो बनेगा, मैं नहीं कह रहा कि आपके पास जो वेव फंक्शन होगा वो हूबहू ऐसा ही होगा, ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर हिंट ले रहे हैं कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं जब आप पोटेंशियल का वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। तो kx, और जब यहाँ पर आप कंडीशन लेंगे x ग्रेटर देन x2 में आप जाएंगे तो आपको ये वाला वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, ये सुपर इम्पोज्ड पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, तो आपके पास e टू द पावर माइनस kx, ओके। तो देखिए अभी आप यहाँ पर जब आप इस वेव फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तो आपके पास ये 0 आएगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि वेव फंक्शन आपके पास प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, तो जो कि इसकी बाउंड स्टेट को शो करता है। तो जो आपके पास यहाँ से वेव फंक्शन निकल कर आएगा, ठीक है, इस कंडीशन से वेव फंक्शन निकल कर आएगा, और जो आपके पास इस कंडीशन से वेव फंक्शन निकल के आया, इस कंडीशन से वेव फंक्शन निकल के आया, तो ये आपके पास कंटिन्यूस होगा, ओके। तो आपके पास कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही अलाउड होंगी इसके अंदर। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे कि हमने ऊपर बना रखा है ना ये डायग्राम, वापस से बना देता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारे पास एनर्जी का वो प्लॉट, है ना। तो हमारे पास x लेस देन x1, जो ये आपके पास x1, ये आपके पास x2, ठीक है। तो आपके पास x लेस देन x1 के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपके लिए वेव आ रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि दूसरा आपके पास जो वेव आ रही है वो मतलब कि वो ऐसे आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो ऐसी वेव फंक्शन तो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है आपके पास। तो आपके पास ये चीज़ ना अलाउड होने पर तो वेव जो हमारे पास आएगी उसकी वेवलेंथ पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि वेवलेंथ पर रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो उसके वेव वेक्टर पे भी रिस्ट्रिक्शन आएंगी, ठीक है। k = 2π/λ, वेवलेंथ पर रिस्ट्रिक्शन आने से हमारे पास k पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गई है। तो आपके पास वेवलेंथ की वही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी जो आपके पास कंटिन्यूटी करैक्टर शो करती हैं, ठीक है। ऑल
वैल्यूज ऑफ लैम्डा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो आपके पास ये ग्राफ शो करेंगी कहीं ना कहीं आपके पास ये वेव फॉर्म शो करेंगी वही वैल्यू लैम्डा की एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आपके पास लैम्डा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आने से के के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है। अब अगर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है तो आपके पास आप ये जानते हैं पी टू एच कट के, ठीक है। अब के पे रिस्ट्रिक्शन आने पर तो आपके पास जो वेव फॉर्म है उसके मोमेंटम पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो अब आपके पास क्योंकि के पर रिस्ट्रिक्शन है तो आप एनर्जी फॉर्म जो लिखते होते हैं एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m प्लस वी। तो अब के पे रिस्ट्रिक्शन आने से आपके पास एनर्जी पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो आपके पास जो बाउंड्री पर जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर आपके पास वेवलेंथ का, मोमेंटम का और एनर्जी का आपके पास रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो बाउंड्रीज पर आपके पास ऑल वैल्यूज अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, एनर्जी की। तो एनर्जी की लिमिटेड वैल्यूज ही अलाउड होंगी। तो आपके पास जो वेव स्पेक्ट्रम बनेगा वो आपके पास डिस्क्रीट बनेगा, ना कि कॉन्टिन्यूस। तो जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम जो बनेगा वो डिस्क्रीट बनेगा, ठीक है। तो अब देखना आप कि आपके पास डिफरेंट केसेस में, इस रेंज ऑफ केसेस में आपके पास जो आपको वेव फंक्शन देखने को मिलेगा वो सुपर इम्पोज फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब कि यहाँ पर डीजनरेसी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर एक सिंगल लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा जिससे कि आपके पास डीजनरेसी नहीं आके नॉन डीजनरेट रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी स्पेक्ट्रम आपके पास डिस्क्रीट होगा एंड नॉन डीजनरेट, ओके।